हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लेक्चर है ये समझिए 12th नंबर का लेक्चर है। तो ये 12वां लेक्चर है और अब इसमें हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये आपने देखा है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया था आपको। तो स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी बीएसई हम देखे थे। तो पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, मतलब शेयर मार्केट आप किसको मानते हैं। तो ये एक दुकान था जो मैंने आपको बताया था। तो ये देखेंगे आप, एक दुकान था जहाँ से आप चीज़ों को परचेज करते हैं। तो पूरा एक ओवरऑल मार्केट होता है। मार्केट जो मैंने आपको बताया, ये पूरा ओवरऑल मार्केट है। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो इसमें दो मेन दुकान आपको देखने को मिलेगा। दुकान जहाँ से मतलब समझिए ये शॉप है जहाँ से आप चीज़ों को जाके खरीदते हैं। तो जो मैंने आपको ये भी बताया था कि एनएससी में और बीएससी दो मतलब दुकान की क्यों यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। तो अब जैसे आईफोन प्रोडक्ट है, समझिए अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह से खरीद सकते हैं, दो जगह तीन जगह कहीं से भी खरीद सकते हैं। वैसे ही जो कंपनी आईपीओ निकालती है, आईपीओ मतलब समझिए उसका जो शेयर आता है तो वो कहीं से बेच सकती है, या तो क्रोमा से भी बेच सकती है, शॉप से भी बेच सकती है, ऑनलाइन डायरेक्ट उससे भी खरीद सकते हैं। तो सभी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करती है आपको सुविधा। वैसे ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। ये जो कंपनियां आईपीओ निकालती हैं वो आपको मतलब यहाँ से भी ले सकते हैं, आप एनएससी से भी ले सकते हैं, बीएससी से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई आईफोन बना तो वो आपको कुछ दूसरे शॉप पे दे देगा बेचने के लिए, कुछ और शॉप पे दे देगा, कहीं कहीं सभी जगह पे वो दे देगा। वैसे ही सेम चीज़ें होती है। आईपीओ निकलती है तो कुछ लॉट देखेंगे तो एनएससी में बेची जाती है, एनएससी को दे दी जाती है तुम बेचो। फिर देखेंगे कुछ लॉट जो होती है समझिए उसको बीएससी को दे दी जाती है तुम बेचो। और प्राइस दोनों का लगभग सेम ही रहता है। चाहे आप मतलब जो फ़ोन है वो भी खरीदेंगे तो देखेंगे प्राइस सिमिलर होता है। थोड़ा बहुत कार्ड ऑफर ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, लेकिन प्राइस जो रहता है वो सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। टोटल चीज़ें वैसे ही सेम जो मतलब स्टॉक का प्राइस रहता है वो भी सेम आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा वहाँ पे समझाया था। तो ये चीज़ें हम देखे थे वहाँ पे। फिर मैंने आपको ओटीसी मार्केट के बारे में बताया था। तो दो मार्केट, पहले तो आप देखेंगे कि मार्केट होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी मार्केट जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो इसमें कंपनी टू फिर जो रिटेलर होते हैं वो आते हैं। कंपनी टू रिटेलर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी था। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो समझिए कंपनी डायरेक्ट बेचेगी, मतलब जो समझिए कि रिटेलर है चाहे म्यूचुअल फंड है, किसी को भी मतलब वो कोई भी खरीद सकता है। तो इसमें भी बायर का कैटेगरी बनाया गया है। म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, फिर आप देखेंगे कि फॉरेन कंपनी वाले होते हैं, फॉरेन जो समझिए लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं। फिर देखेंगे पीएफ फंड वाले होते हैं, और फिर देखेंगे एलआईसी वगैरह ये लोग भी खरीदती हैं, फिर गवर्नमेंट भी खरीदती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये आप देखेंगे तो पहली बार जो होता है प्राइमरी मार्केट उसी को बोलते हैं, जब कंपनी टू समझिए कि यहाँ पे जो बायर होता है वो करता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे बायर टू बायर, अब जो मतलब पब्लिक टू पब्लिक जब सेल होता है, इसको सेकेंडरी मार्केट। सिंपल सा मैंने आपको ये बताया था। तो अब हम ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं देखेंगे, आगे मतलब टॉपिक लंबा होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर ओटीसी मार्केट, तो ओटीसी मार्केट मतलब समझिए। तो सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको दो मार्केट बताया था। जो पहला एक बताया था ओटीसी, जहाँ पे छोटी कंपनियों के ट्रेड होते हैं, और दूसरा मैंने बताया था स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में होती हैं। यहाँ पे सेबी के रेगुलेशन वगैरह को मतलब सभी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन आप ओटीसी मार्केट में देखेंगे तो उतना नहीं होता है, ब्रोकर टू ब्रोकर होता है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था। ए मतलब समझिए मैं बायर हूँ, और बी समझिए सेलर है। तो इसमें मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बीएससी एनएससी की, आप लोग डायरेक्ट ही खरीद सकते हैं दोनों अपने मतलब बारगेनिंग पे। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो आपको मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी, और वही मीडिएटर जो है समझिए तो वो बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे तो शेयर के प्राइस देखेंगे कि ऊपर नीचे क्यों होते हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब ये जानने की इच्छा रहती है कि देखेंगे कि हमेशा स्टॉक के प्राइस कभी नीचे चले जाते हैं कभी ऊपर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलती है कि क्यों जा रहे हैं, क्यों मतलब ऊपर आ रहे हैं, क्यों नीचे जा रहे हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक दिन में देखेंगे एक स्टॉक 20% भी चला जाता है, फिर आपको देखने को मिलेगा एक स्टॉक 20% नीचे भी जा सकता है अगर ऊपर जाएगा तो समझिए। और फिर मतलब समझिए कभी कभी देखेंगे कि लगातार देखेंगे बढ़ते चला जाता है, मतलब कि 2 महीने 1 महीने या फिर देखेंगे 2-2 साल 5-5 साल लगातार बढ़ते चला जाता है। फिर देखेंगे जब गिरना शुरू होता है तो लगातार गिरना शुरू होता है तो गिरते चला जाता है। वो सब भी आप देखेंगे तो माइंडसेट वो मतलब होता है। फिर ये सब कुछ रीजन इसमें बताए गए हैं, और फिर जो प्राइस कैसे डिसाइड होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रीजन होते हैं। अब रीजन तो बहुत सारे होते हैं। देखिए स्टॉक और स्टॉक मार्केट समझिए, तो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक होते हैं। तो स्टॉक का भी गिरने का कोई खासा रीजन ऐसा नहीं होता समझिए, और मार्केट का भी मतलब गिरने का कोई ऐसा नहीं रीजन होता है।
छोटी-छोटी यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मार्केट के गिरने और मार्केट के उठने पे। तो एक-एक चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा। तो पहला नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी का परफॉर्मेंस। तो ये सबसे बड़ा जो होता है ये कंपनी का परफॉर्मेंस होता है। कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है समझिए, उस पे कितना डेट है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब चीज़ें हम देखेंगे तो ये छोटा-सा मतलब मैंने एक आपको बता दिया है समझिए, ये जो बेसिक कोर्स है इसी में मैंने आपको बताने का सोचा है। तो पहला है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। परफॉर्मेंस देखने पे भी देखेंगे तो बहुत सारी क्लास हो सकती है, उसमें पी रेशियो बहुत सारी रेशियो आती है, इसमें हमें देखनी पड़ती है। फिर कंपनी पे समझिए ये देखना होता है, मतलब पी रेशियो मतलब समझिए कितना पैसा लगा के आप कितना कमा रहे हैं। 10 रुपये लगा के 1 रुपये कमा रहे हैं, या फिर 30 रुपये लगा के 1 रुपये कमा रहे हैं, या फिर 100 रुपये लगा के 1 रुपये कमा रहे हैं, तो वो पी रेशियो देखा जाता है, कंपनी का फंडामेंटल होता है। तो पी रेशियो तो उतना नहीं डिपेंड करेगा, देखेंगे कि पी रेशियो बहुत हाई हाई रहता है फिर भी कंपनियां बहुत दूर तक जाती हैं। किसी का पी रेशियो बहुत कम है फिर भी देखेंगे कंपनियां वो ग्रोथ नहीं दिखाती हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो पब्लिक का माइंडसेट भी होता है इसमें। तो पहला है देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस के अनुसार ही कंपनियां बढ़ती हैं। अगर समझिए कंपनी का 4 देखेंगे रिजल्ट होता है, देखेंगे वहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे 3-3 महीने पे आते रहता है। फिर देखेंगे उसमें अगर कंपनी बार बार कांस्टेंट प्रॉफिट दिखा रही है तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी है तो फिर वहाँ पे लोग स्टॉक को खरीदते हैं और स्टॉक खरीद के होल्ड करते हैं तो फिर क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाता है। तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। कंपनी को हमेशा अगर प्रॉफिट दिखाएगी तो कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ते जाता है। तो समझिए स्टॉक का प्राइस और जो समझिए कि जो मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिए कि 10% हुआ तो स्टॉक का प्राइस 20% भी जा सकता है, 30% भी जा सकता है। वो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक अगर एज्यूम करती है कि ये हमेशा मतलब कि प्रॉफिट देते रहेगी, हमें इस शेयर को खरीदना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गया समझिए लेकिन शेयर की सप्लाई बहुत कम है, तो वहाँ पे अब कंपनी ने क्या अनाउंस किया था कि मेरी जो प्रॉफिट हुई है वो 10% ही हुई है, लेकिन वहाँ पे स्टॉक देखेंगे तो 20-20, 30-30 ऐसे 40% भी ऊपर जा सकते हैं। वो लोग जो होते हैं वो उनके अजम्पशन पे पूरी तरह से डिपेंड करता है कि वो कितना भागता है। तो ये जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो अलग हो सकता है, आपका अजम्पशन अलग हो सकता है समझिए, ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस जो है ये समझिए ग्रोथ कंपनी दिखा रही है कि नहीं। अगर कंपनी नहीं ग्रोथ दिखाती है तो 10% अगर लॉस दिखाती है कोई भी कंपनी तो आप देखेंगे उसके शेयर 40% भी नीचे जा सकते हैं, 20% भी नीचे जा सकते हैं। ये भी देखने को मिला है मार्केट में। तो पहला है परफॉर्मेंस, उसका डेट जो रेशियो है समझिए, डेट भी मतलब जो उधारियां हैं उसकी वो कम हो रही हों, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो समझिए, ये सब चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है तब जाके कंपनी का ग्रोथ, मतलब कि जो पास्ट ईयर परफॉर्मेंस है वो भी डिपेंड करता है, मतलब हमेशा से प्रॉफिट दिखाते आ रही है कि नहीं कंपनी, कंपनी का प्रॉफिट गिरते तो नहीं जा रहा है, डेट बढ़ते तो नहीं जा रहा है, ये सारी परफॉर्मेंस इसमें देखी जाती है तब जाके किसी स्टॉक का देखेंगे प्राइस यहाँ पर बढ़ते जाता है। और फिर देखेंगे न्यूज का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो न्यूज क्या हुआ, ये परफॉर्मेंस ही न्यूज में आपको रिफ्लेक्शन होगा। आप जैसे मान लीजिए न्यूज का तो बहुत बड़ा देखेंगे कि इम्पैक्ट होता है मार्केट पे। तो न्यूज में क्या हुआ आप समझिए, अब एक तरह की न्यूज नहीं है, न्यूज 100 तरह की होती है। कंपनी से रिलेटेड न्यूज है समझिए, पॉलिटिकल न्यूज अलग है, फिर देखेंगे कहीं वॉर छिड़ गया, जैसे आपको देखने को मिलेगा रूस यूक्रेन से वॉर छिड़ा तो वहाँ पे रशियन जो स्टॉक मार्केट था वो देखेंगे एक दिन में 40% नीचे, मतलब लोअर सर्किट लग गया। फिर वहाँ पे देखेंगे जब पैंडेमिक कोविड आया था आपको देखने को मिलेगा, तो कोविड जब स्टार्टिंग में आता है तो समझिए स्टार्टिंग में आता है तो कोई फर्क वहाँ पे ज़्यादा मार्केट को देखने को नहीं मिलती है। मार्केट ऑल टाइम हाई 12,000 निफ्टी पहुँच गया था वहाँ पे, निफ्टी 50। लेकिन फिर देखेंगे लोग कैसा उस देखेंगे न्यूज को कैसा अंजम्पशन लेते हैं, मतलब तब जाके मार्केट पे रिफ्लेक्शन पड़ता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो मार्केट गिरा, लेकिन इजराइल और फिर देखेंगे फिलिस्तीन में मतलब समझिए वॉर शुरू हुआ तो मार्केट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्योंकि लोग अजम्पशन कर रहे थे कि उनके मतलब से ज़्यादा इकोनॉमी मतलब पूरे वर्ल्ड की नहीं प्रभावित होगी, ज़्यादातर देश इन्वॉल्व नहीं होंगे। पास्ट में भी लोग देखे हैं कि जल्दी ही युद्ध समाप्त हो जाता है, तो ये सब के वजह से देखेंगे ये न्यूज आया फिर भी मार्केट नहीं गिरा। कोविड में आप देखेंगे बाद में जैसे वहां पे जब कंट्रियां लॉकडाउन करना शुरू करती हैं तब मार्केट एक दिन में 10-10% देखेंगे वहां पे गिरना शुरू होता है। तो ये होता है न्यूज से। अब तो ये न्यूज समझिए वर्ल्ड वाइड न्यूज है। अभी आप देखेंगे मतलब राजस्थान में इलेक्शन हुए उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा देखेंगे 3-4% ऊपर चली गई है। तो ये पॉलिटिकल न्यूज है, इससे क्या लोगों को कंजम्पशन होता है समझिए कि अब मोदी सरकार है तो इनका वोट बैंक बढ़ते जा रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चेंज होती है तब भी देखेंगे मार्केट पे वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है।
जो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है समझिए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए कि समझिए सुधार होना शुरू होते हैं किसी भी, अब न्यूज आप पढ़ते रहेंगे तो न्यूज में आपको पता चलेगा कि किस सेक्टर में सुधार होते जा रहे हैं। तो देखेंगे जब हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं, वहाँ पे हम अपना इकोनॉमी को खोलना शुरू करते हैं। जितने भी बैंक देखेंगे लॉस में रहते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर बहुत आगे जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा न्यूज़ में गवर्नमेंट किस सेक्टर में जो है रिफॉर्म करना शुरू करती है। देखेंगे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जो जो उस सेक्टर में कंपनियां काम कर रही होंगी, एक भी न्यूज़ उसमें आता है समझिए, जो न्यूज़ पढ़ते हैं अगर उनको पता होता है, तो वहाँ पे स्टॉक पे देखेंगे कि पूरी तरह से प्राइस रिफ्लेक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए एचएएल कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं, वहाँ पे कोई भी सौदा होता है समझिए गवर्नमेंट से, तो उसके कंपनी पे आपके देखने को मिलेगा कि इम्पैक्ट पड़ता है, उसके शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर न्यूज़ में ही आपको देखने को मिलेगा, न्यूज़ के तहत ही अगर समझिए कि क्वार्टरली रिजल्ट या फिर देखेंगे ईयरली रिजल्ट दिखाती है कोई कंपनी समझिए, तो कंपनी दिखाती है उसमें लॉस दिखाती है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखेंगे कि शेयर पे पड़ेगा और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ ही, ये सब न्यूज़ बेस ही मैं बता रहा हूँ। न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा बजट बनता है, बजट बनता है, फिर आपको देखने को मिलेगा बजट बनता है जैसे वहाँ पे, तो अब बजट में गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर में कितना देखेंगे बजट एलोकेट करती है, उस अनुसार भी देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस बढ़ता घटता है समझिए। उससे लोग अजम्पशन करते हैं कि अब इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम मिलने वाले हैं, और उस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां होती हैं तो उनके प्राइस पे रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी न्यूज में ही आता है, फिर आपको न्यूज में ही देखने को मिलेगा। न्यूज में क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें पूरी तरह से अडानी के जितने भी शेयर थे, तो वहाँ पे बताया गया हिंडनबर्ग द्वारा अडानी ने मैनिपुलेशन किया है, अपने शेयर किसी और को बेचा है, उसमें बहुत सारी प्राइज ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। अब वो तो मैं आपको न्यूज़ में बताऊंगा अगर कभी बताना हो तो उसके वजह से क्या हुआ, अडानी के देखेंगे टॉप मतलब अमीर में थे वो, उनके शेयर जो थे वो गिर गए, शेयर गिर गए समझिए, बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे आ गए उनके कंपनी के शेयर के। तो ये भी न्यूज़ बेस है समझिए, ये भी इम्पैक्ट पड़ता है मतलब न्यूज का पूरी तरह से मार्केट पे देखेंगे। तो ये सब क्या थे, न्यूज बेस्ड थे समझिए। बहुत सारी न्यूज, अब डेली का न्यूज आता है, फिर आप देखेंगे डेली के न्यूज के अनुसार फर्क पड़ता है, कंपनी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक एक देखेंगे तो समझिए। और ऐसा नहीं है कि बस आपके यहाँ पे, यूएस गवर्नमेंट भी देखेंगे कोई फैसला लेती है तो स्टॉक मार्केट पे वहाँ पे पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि रेपो रेट बढ़ाया वहाँ पे यूएस ने, फिर यहाँ पे मार्केट पे देखेंगे पूरी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना से ट्रेड वॉर बढ़ा, वहाँ पे भी देखेंगे फिर भी यहाँ मार्केट में इम्पैक्ट बढ़ेगा। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या होता है, न्यूज बेस होता है समझिए। न्यूज बेस बहुत सारे लोग ट्रेड भी करते हैं, स्विम भी करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे आपको मंथली इनकम जनरेट करना हो तो न्यूज बेस वहाँ पे लोग देखते हैं कि ट्रेड करते हैं, क्योंकि जैसे समझिए किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका देखेंगे जो शेयर का प्राइस रहता है वो 3-4 दिन या फिर आप देखेंगे कि लगभग 5-6 दिनों तक ऊपर चलते जाता है। फिर आप देखेंगे चाहे क्वार्टरली रिजल्ट आया है किसी कंपनी का तो उसके देखेंगे शेयर का प्राइस 4-5 दिनों तक ऐसे बढ़ते चला जाता है, और समझिए 4-5 दिन में ही वो 25%, 30%, 40% ऐसे भी देखेंगे प्रॉफिट दे देता है। तो वैसे भी हम लोग मतलब उसमें आपको बताया जाएगा, जो फंडामेंटल एनालिसिस हम कराएंगे, जैसे आप लोग जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे आपको उसको जुड़ के समझिए और वहाँ पे देख के कैसे प्रॉफिट निकालना है। तो ये हुआ। फिर देखेंगे अगला आपको देखने को मिलेगा कंपनी के कुछ नए जो होते हैं अनाउंसमेंट के कारण भी आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, मतलब स्टॉक का प्राइस। अब जैसे मान लीजिए कंपनी कोई भी अनाउंसमेंट करती है, डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट करती है, फिर भी आप देखेंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता घटता है। कंपनी आके बोलती है कि हम नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं समझिए। अब जो मतलब मेरा बिजनेस है समझिए, मेरा बस बिजनेस उस कंपनी का दिल्ली में ही है। अब कंपनी क्या बोलती है, जितने भी समझिए महानगर है उसमें हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, मुंबई में, चेन्नई में, सभी जगह पे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो पूरी तरह से अब क्या होगा, लोगों को उसमें समझ में आएगा कि समझिए कि अब इसका जो है अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो बिजनेस यहाँ पे चल रहा था, बिजनेस बहुत जगह पे चलेगा तो क्या होगा, इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हमें मिलेगा। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उसके शेयर को खरीदना चाहेंगे, और शेयर का क्या है समझिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और डिमांड जैसे बढ़ेगा आपको देखने को मिलेगा प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चलते जाएगा। तो ये है। और चाहे समझिए कि कंपनी आके कुछ भी अनाउंस करती है, किस कुछ भी चीज़ें बताती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है कि कंपनी ये चीज़ें करने जा रही है,
पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस रिफ्लेक्ट करेगा उसके शेयर पे। तो ये आपने यहाँ पे मतलब ये दिया देखा तीसरा पॉइंट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा पॉइंट जो है डिविडेंड के कारण भी। अब जब समझिए कंपनी आके बोलती है, जैसे कंपनी का तीन चीजें चार चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रॉफिट होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कंपनी टैक्स देती है, सीआईटी बोलते हैं, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देना पड़ता है उसको। टैक्स के बाद समझिए जितना भी प्रॉफिट उसका बचता है तो कुछ वो चाहती है कि हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वही लोग होते हैं जो बड़े शेयर धारक होते हैं। वैसे वोटिंग तो आपसे भी कराई जाएगी चाहे आप एक भी शेयर रखे हो। तो वो वहाँ पे मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि कितना परसेंट डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड मतलब लाभ होता है। लाभ आपको मतलब जो कंपनी ने कमाया है वो डिविडेंड के रूप में जिसके पास जितना शेयर होता है उस परसेंटेज में दे दिया जाता है। तो वहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कितना डिविडेंड देना है और कितना समझिए कि फिर से इन्वेस्ट करना है हमें, मार्केट में ही इन्वेस्ट करके बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो इससे भी देखेंगे तो शेयर के प्राइस पे रिफ्लेक्शन होता है और बहुत प्राइस देखेंगे ऊपर नीचे यहाँ से भी हो सकती है, आपको देखने को मिलेगा। तो डिविडेंड जो लाभांश कंपनी, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी मतलब समझिए कांस्टेंट जो है ये समझिए पूरी तरह से प्रॉफिट देते आ रही है तो आगे भी प्रॉफिट देगी। तो प्रॉफिट के लिए ही पूरी तरह से इस मार्केट में लोग जुड़ते हैं। तो यहाँ भी आके समझिए लोग जुड़ेंगे और डिमांड बढ़ेगी जैसे शेयर की, तो यहाँ पे प्राइस आपको बढ़ते घटते दिखेंगे यहाँ पे। और फिर बोनस या फिर देखेंगे शेयर का बाईबैक के चलते भी जो शेयर का प्राइस होता है ये बढ़ता है। तो बोनस क्या है समझिए, बोनस भी आपको दे देती है कंपनी। जैसे कभी बोनस में ये भी बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो कंपनी आपको 5 शेयर और मतलब फ्री में दे देगी। तो ये सब बोनस डिक्लेयर किया जाता है। बोनस डिक्लेयर किया जाता है, कंपनी अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उनको बोनस देती है, डिविडेंड देती है, ताकि इन्वेस्टर उसमें हमेशा बने रहें, इन्वेस्ट किए रहें। और कभी भी समझिए जो शेयर होता है, स्टॉक होता है, उसका प्राइस ऊपर जा रहा है तो कंपनी को क्या फायदा होता है इससे? कंपनी को कोई खासा फायदा नहीं है समझिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अलग चल रहा है। स्टॉक प्राइस वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है हमारे और आपके बीच में, उससे उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, अगर किसी भी स्टॉक का देखेंगे प्राइस नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो वो किसी भी बैंक से लोन ले सकती है, कहीं से भी पैसा उठा सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों का भरोसा है। वो जाके यहाँ पे दिखाएगी कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, हमारे प्रॉफिट है तभी तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो कोई भी बैंक उसको लोन दे देता है। और किसी भी स्टॉक का देखेंगे प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है तो लोन वोन लेने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। चाहे देखेंगे अगर आईपीओ आप लाते हैं फिर एफपीओ लाके आप पब्लिक से फिर पैसा उठाना चाहते हैं सेकेंड टाइम में, तो ये भी मैंने आपको एफपीओ बताया था। तो ये होगा क्या यहाँ पे, अगर आते हैं आप समझिए एफपीओ लेने, तो अगर स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है तो आपको कम दामों पे एफपीओ लाना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो कंपनी को ज़्यादा पैसा मिल सकता है कम शेयर में ही। तो ये एक दो तीन इसके मतलब समझिए कि कुछ फायदे हैं कंपनी के, समझिए अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो। लेकिन कंपनी का बिजनेस अलग चलता है और देखेंगे मार्केट में जो आप लोग ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो ये आप देखेंगे बोनस। और बाई बैक मतलब क्या होता है समझिए कि जैसे अब कंपनी आईपीओ लेके आई समझिए यहाँ पे, और आईपीओ में 100 शेयर बेच दी। लेकिन अब कंपनी क्या चाहती है, मतलब कुछ शेयर फिर से अपना ले लेना। तो इसमें क्या करती है कि 20 शेयर मान लो कंपनी यहाँ पे फिर से ले ली, 20 शेयर ले ली, तो अब मार्केट में कितने बचे? 80 शेयर ही बचे। तो इसी को बाई बैक ऑफ शेयर बोलते हैं। शेयर को फिर से खरीद लेती है जो आईपीओ लेके आई रहती है कंपनी। तो ये करती क्यों है देखेंगे बाई बैक। तो इससे भी मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले देखेंगे तो 100 था सप्लाई, लेकिन अब जो सप्लाई है ये 80 हो गया। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, पहले से भी हाई डिमांड हो गए। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई देखेंगे मिसमैच होगा तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, चाहे लोगों को ये भी लगता है। इससे बाई बैक से एक ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ये आगे बढ़ने वाला है। लोग ऐसा सोचते हैं तभी तो कंपनी अपने शेयर को खुद ही खरीद ले रही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है फ्यूचर में कि प्रॉफिट होगा तो क्यों ना उस प्रॉफिट को हम ही अपने पास ही रखें। तो इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। और लोग जो हैं ये समझिए बाई बैक के अनुसार मतलब फिर से इस पे डिमांड बढ़ जाती है। एक तो शेयर जो है ये समझिए सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी आपको देखने को मिलता है। और फिर अगला जो आपको देखने को मिलेगा डिमांड और सप्लाई के कारण, तो ये पूरा तो मार्केट ही मैंने बताया डिमांड और सप्लाई के कारण होता है। या तो समझिए ये 100 शेयर है और फिर आपको देखने को मिलेगा ये 100 शेयर है, सप्लाई है, और डिमांड क्या है आपको देखने को मिलेगा ये 100 है, मतलब 100 लोग खरीदने वाले हैं। तो अब ये तो देखेंगे तो ये कम हो जाए समझिए, या तो ये कम हो जाए या तो 80 हो जाए, आपको देखने को मिलेगा 70 हो जाए। फिर ये समझिए जो डिमांड करने वाले हैं ये 100 लोग हैं, ये 200 लोग आ गए, क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाली है, हमें इस शेयर को होल्ड करके रखना चाहिए चाहे जो भी है।
तो यहाँ पे जो डिमांड है ये बढ़ गई। अब 120 लोग मतलब समझिए 200 लोग हैं, ये 80 शेयर को खरीदना चाहते हैं, चाहे 70 शेयर को खरीदना चाहते हैं, तब ऑटोमेटिकली ये आपस में प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बोलेंगे हम ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं। तो पहले यही चीज़ें होती होंगी। अगर आप मतलब मूवी या फिर कहीं और भी देखे होंगे तो वहाँ पे हाथ उठा के देखेंगे, बहुत ज़्यादा अनाउंस होता था, घर भी बेचा जाता था, तो आपको देखने को मिलेगा मैं 20 लाख देने वाला हूँ, फिर दूसरा बोलता था नहीं मैं 21 लाख दूंगा, फिर तीसरा बोलता था वहाँ पे नहीं मैं 22 लाख दूंगा। तो ये बोली लगाई जाती थी, सेम ऐसे ही बोली लगाई जाती है यहाँ पे भी। अगर मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है, 100 रुपये आपने लगा दिया वहाँ पे, लेकिन अब समझिए कोई और है वो बोल रहा है कि नहीं मैं 105 में खरीदने पे तैयार हूँ, फिर जब तक सेलर जो है समझिए उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं बेचेगा, तो 105 वाले को ही वो बेचता है। तो डिमांड सप्लाई पे ही पूरी तरह से ये मार्केट काम करती है, इसीलिए मैंने एक चैप्टर आपको डिमांड सप्लाई का वहां पे लिया था। तो ये आपने देख लिया डिमांड सप्लाई का। फिर देखेंगे शेयर मार्केट में तेजी या फिर मंदी के कारण, तो एक ये भी होता है, आप समझिए जो कंपनी लॉस मेकिंग भी है, जैसे आइडिया, ये सब देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है। अब एक नहीं है, हजारों कंपनियां हैं जो लॉस मेकिंग है, लेकिन मार्केट में आप जब भी देखेंगे मार्केट में उछाल आता है, पूरी तरह से मार्केट में ही उछाल आता है, मार्केट ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, समझिए मार्केट बढ़ रहा है तो उसके साथ देखेंगे कि जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं वो भी समझिए कि प्रॉफिट देने लगती हैं। प्रॉफिट मतलब कि उनका भी स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है, तो ये मार्केट के साथ भी देखेंगे कि इम्पैक्ट डालता है। जो लॉस मेकिंग कंपनियां होती हैं उनको भी प्रॉफिट होने लगता है। तो बहुत सारे आप देखेंगे कि शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, मार्केट ऊपर जा रहा है फिर भी, और ऐसा नहीं है मार्केट नीचे भी जाएगा तो देखेंगे कुछ स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर ही जाता है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का इम्पैक्ट उस पर दिखा रहा है, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है या फिर देखेंगे कोई भी रिजल्ट है वो अच्छा है, तो मार्केट नीचे भी गिरेगा तो वो स्टॉक देखेंगे ऊपर ही जाएगा। चाहे आप देखेंगे ऐसा भी होता है, कोई मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन अच्छी भी कंपनियां हैं तो उसके स्टॉक नीचे चलते जाएंगे। फिर जैसे आप देखेंगे कुछ दिनों से एसबीआई का, तो उसमें क्या है, उस कंपनी में समझिए कि अच्छा न्यूज नहीं चल रहा है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो नहीं बढ़ रहा है, चाहे देखेंगे कंपनी का बहुत ज्यादा रेगुलेशन आ गया, ये सब चीजें आ गई, उसके अनुसार भी देखेंगे मार्केट तो ऊपर जाएगा लेकिन प्राइस नीचे जाएगा। तो ये जो मार्केट में तेजी या मंदी के कारण भी देखेंगे स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं, तो प्रॉफिट वाली कंपनियां भी देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस में आने लगेंगे, और समझिए कि लॉस वाली भी कंपनियां हैं जो मार्केट ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाने लगेंगी, ये भी हो सकता है। और ये तो होता ही है, मतलब एक तो इम्पैक्ट पड़ता ही है कि मार्केट ऊपर जाता है तो सभी स्टॉक भी ऊपर ही जाते हैं, ये इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये आपने देख लिया। और प्रोमोटर की होल्डिंग कम या ज्यादा होने से भी देखेंगे प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्रोमोटर कौन होते हैं? जो कि कंपनी के मालिक इनको माना जाता है, मतलब मालिक मतलब समझिए कि ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा, अब जैसे म्यूचुअल फंड है, फिर आप देखेंगे जो पीएफ फंड है, समझिए पीएफ वाले हैं, फिर आप देखेंगे जो फाइनेंशियल मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो भी होते हैं, जो एफडीआई के तहत पैसा आता है वो भी। एफडीआई समझिए तो इन वो मैं आपको अलग ही बताऊंगा, एफडीआई थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, वो होते हैं समझिए। फिर आपको इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको देखने को मिलेंगी, तो ये लोग क्या होते हैं समझिए कि ये शेयर, अब ऐसा नहीं है कि हम जो है 10 लॉट या फिर देखेंगे 100 शेयर, 200, 500, 1000, 2000 ऐसे खरीदते हैं, लेकिन ये क्या खरीदते हैं आपको देखने को मिलेगा, हजारों नहीं लाखों में इनका शेयर होता है, लाखों लाखों में खरीदते हैं। ये किसी भी कंपनी का आपको देखने को मिलेगा, कुछ स्टैक ही खरीद लेते हैं, 10% ही खरीद लिए, 20% खरीद लिए, समझिए ऐसे खरीद लेते हैं, तो इनको प्रमोटर बोला जाता है, समझिए। और ये क्या होते हैं, और ये मतलब प्रमोटर होते हैं, तो अब माना जाता है प्रमोटर का जितना भी समझिए कि किसी कंपनी में पैसा लगा होता है तो ये कंपनी मतलब मानी जाती है अच्छी है, क्योंकि ये जो होते हैं समझिए क्वालिफाई इन्वेस्टर इनको माना जाता है, मतलब ये काफी क्वालिफाई होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मतलब समझिए इनका यही काम है, इनका बिजनेस इसी के तहत चलता है, ये कंपनी का एनालिसिस करते हैं, सभी चीजें करके इन्वेस्ट करते हैं, समझिए। और ये जो प्रमोटर समझिए ये माना जाता है इनको, अगर ये पैसा कंपनी से घटा देते हैं, मतलब अपने जो इनका 10% पहले स्टेक था समझिए, अब ये घटा के 8% कर दिए, तो इसका मार्केट में इम्पैक्ट जाता है कि अब ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं समझिए ये निकल रहे हैं मार्केट से निकल रहे हैं, मतलब मार्केट से नहीं, समझिए कि इस स्टॉक से निकल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब इसके प्राइस पर रिफ्लेक्शन होगा कि पूरी तरह से एक न्यूज क्रिएट हो जाएगा मार्केट में कि अब जो ये है समझिए ये अपना स्टेक घटा रहे हैं, इसका मतलब इसका प्राइस गिरेगा। अब इनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी ज्यादा दिनों तक प्रॉफिट नहीं देने वाली है, तो इससे भी प्राइस में देखेंगे कि इम्पैक्ट पड़ता है, और मार्केट फिर गिरने भी, मार्केट का नहीं मैं बता रहा आपको, मार्केट भी गिरता है और स्टॉक भी गिरता है, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्टॉक गिरेगा तो मार्केट गिरेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगा।
क्योंकि वही जब इंडेक्सेस मैं आपको बताऊंगा निफ्टी 50 फिर सेंसेक्स ये सब कैसे चीज़ें बनती हैं तो उसमें हम देखेंगे। तो अब ये स्टैक अपना अगर समझिए घटाते हैं तो लोगों में न्यूज़ फैल जाता है, न्यूज़ जाता है कि अब ये जो है कंपनी प्रॉफिट नहीं देने वाली। चाहे ये क्या करते हैं, किसी कंपनी में 10% लगा के रखें, अब ये आके क्या कर दिए कि इसको 15% कर दिए, 15% कर दिए, तो फिर मार्केट में न्यूज़ एक क्रिएट हो जाएगा कि अब जो है ये समझिए कि कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है, क्योंकि जो ये समझिए क्वालिफाई इन्वेस्टर हैं ये अपना जो है ये अपना इन्वेस्ट बढ़ा रहे हैं, तो अब हमें भी रिटेलर भी उससे देख के लगाते हैं, तो यहाँ से भी हम प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको फंडामेंटल में और अच्छे से समझाऊंगा, वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये प्रमोटर जो होते हैं इनके मतलब बेचने और खरीदने से भी बहुत मार्केट में प्रभाव पड़ता है। ये बेच दे अगर कम कर दे तब भी प्रभाव पड़ेगा, और खरीद ले तब भी प्रभाव आपको उस स्टॉक पे देखने को मिलेगा, और फिर मार्केट पे भी देखने को मिलता है। क्योंकि जब कोविड आया था तो आपको देखने को मिलेगा ये सारे जो प्रमोटर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, पीएफ फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, और फिर देखेंगे पेंशन फंड, इन लोगों ने अपना स्टॉक बेचना शुरू कर दिया था। उस टाइम ही लोगों जो रिटेलर हैं उनको इनको प्रेडिक्ट करके वहां पे अपना स्टॉक भी बेच देना चाहिए था, लेकिन लोग नहीं बेचते हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और फिर अगला ये भी डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था आपकी कैसी है समझिए, जीडीपी जो ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ जीडीपी सिंपल टर्म में आप समझ सकते हैं। आपकी 100 रुपये इनकम थी, अब अगले साल अगर समझिए आपकी मतलब जो 100 रुपये थी ये 104 रुपया हो गई आपकी कमाई, तो ये क्या हुआ, 4% का आपको समझिए प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मतलब कमाई हुई है, सिंपल सा आप वही समझ सकते हैं, इसी को जीडीपी बोलते हैं। कितना आप मतलब पर ईयर वैल्यूएशन करते हैं, मतलब प्रोडक्ट का उत्पादन, प्रोडक्ट सर्विस का भी उत्पादन करते हैं, इसी को हम जीडीपी सिंपल टर्म में मानते हैं। तो अब किसी भी देश की देखेंगे, अगर 100 रुपया है, अगले साल देखेंगे ये मान लीजिए 10% से ही ग्रोथ कर रही है, 110 रुपये हो गई। फिर अब इस पे देखेंगे अगले साल 10% हुआ, तो फिर ये देखने को आपको मिलेगा, ऐसे बढ़ते चली जाती है चीजें। तो अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू है किसी देश की, समझिए ये प्लस में है या फिर मतलब हाई है, ये नहीं कि 1-2% है, हाई है, तो भी देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा उसका स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाता है। अब ये पूरी तरह से देखेंगे तो लिंक नहीं होता है, ऐसा समझिए, क्योंकि हमारा देखेंगे तो 2016 से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था। 2018-19 तक भी आप देखेंगे कि गिरते जा रहा था, कम होते जा रहा था, लेकिन वहीं आप स्टॉक मार्केट देखेंगे तो निफ्टी बढ़ते जा रहा था और जीडीपी यहाँ पे गिरते जा रही थी। तो ये ओवरऑल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जुड़ा होता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब भी समझिए कि इकोनॉमी अच्छा करती है तो आपका स्टॉक मार्केट भी अच्छा करता है, ऐसा माना जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर ग्रोथ रेट सही है तो समझिए कि प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसमें देखा जाता है। और इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, अभी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है। जैसे आप देखेंगे सर्विस सेक्टर हमारा कितना है, समझिए 56% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। फिर मतलब अब 15% आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का, फिर उसके बाद देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम है, वहाँ पे देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन वहाँ पे 26-27% है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर या फिर आप कृषि सेक्टर, अब क्या अगर मतलब अच्छे इन्वेस्टर हों पहले से जिनको पता हो समझिए, तो वो क्या करेंगे, आईटी सेक्टर में देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब समझिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो आईटी सेक्टर में देखेंगे 2000 सन के बाद या फिर उससे पहले भी देखेंगे लोगों ने लगा के समझिए 100 रुपये लगा के समझिए कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, लाख-लाख रुपए तक किए हैं वहां पे। तो अब ये सेक्टर भी देखा जाता है, किस सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो उस सेक्टर में लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म में जाता है उसको सेक्टर प्रेडिक्ट करना होता है, फिर उसके जो कंपनी होती है उसमें डालना होता है। तो ये आप देखेंगे तो आपको सेक्टर अनुमान लगाना होगा कि फ्यूचर कौन से सेक्टर का है। तो ये अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी होती है इसी से आपको पता चलती है कि आपको किस सेक्टर में जाना है। तो ये आप देख सकते हैं इकोनॉमी में, चाहे इकोनॉमी में आप ये भी देख सकते हैं किस सेक्टर में गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है। रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म करेगी तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगी। जैसे आप देखेंगे कि अभी कितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है, रोड वगैरह ये सब चीज़ें, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा मतलब लगेगा। तो इन सब सेक्टर में आपको मतलब कौन सी कंपनियां काम कर रही है, सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, लोहे लगेंगे, तो अब आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो समझिए जीडीपी का आंकड़ा आया है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मतलब समझिए सीमेंट सेक्टर कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से कंट्री में हो रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, देखेंगे डिफेंस की कंपनियां आगे जा रही हैं, तो वो आपको वहां से पता चलता है कि गवर्नमेंट किस सेक्टर में रिफॉर्म कर रही है।
फिर आपको देखने को मिलेगा सरकारी नीतियाँ कैसी है। अब हम मतलब सरकारी नीतियाँ कैसी अपनाते हैं, बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझिए टैक्स को कम कर रहे हैं कि नहीं, टैक्स में छूट दे रहे हैं कि नहीं। जब तक टैक्स में छूट नहीं दिया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता है, गवर्नेंस जो होती है मतलब कंपनियां खोलने में कितना ईजी है, कंपनियां को बंद करने में कितना ईजी है। अगर मुझे लॉस हो रहा है समझिए, तो कंपनी कितना जल्दी मैं बंद कर सकता हूँ, ये भी देखा जाता है। तो इन सबको लेके देखेंगे गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुधार किए हैं। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होती है समझिए, उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हमारा पहले रैंक बहुत पीछे था, अब घट के बहुत मतलब हम मतलब अच्छे लेवल पे आ गए हैं वहाँ पे। अब बहुत ईजी हो गया है यहाँ पे बिजनेस करना। तो बिजनेस करना ईजी होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये सरकारी नीतियाँ फिर देखी जाती है। अब यहाँ पे सरकारी आपका स्ट्रक्चर देखा जाएगा, फिर जितने ऑफिसर होते हैं, क्योंकि अब जब कंपनी खोलनी होती है तो पहले आप देखेंगे तो कंपनी खोलना इतना इजी नहीं था जितना आप आज खोल लेते हैं कंपनी। पहले कंपनी बंद करना भी इजी नहीं था। अब मान लीजिए किसी कंपनी को लॉस हो रही है, समझिए लॉस हो रही है, वो बंद करना चाहते हैं फिर भी नहीं बंद कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे तो वो 5-5 6-6 साल लग जाते थे बंद करने में, तब तक उसका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, वो दिवालिया घोषित हो जाता था। जितने भी रिटेलर हैं वो एक ही बार में बोल देता था कि अब हमारे पे डेट ही इतना है, क्योंकि कंपनी का तो खर्च वैसे ही रहता है, प्रॉफिट आपका गिरते जा रहा है, खर्च तो आपका बना ही रहेगा, खर्च बना रहेगा तो समझिए और डेट बढ़ते जाता है। और बाद में पता चलती है जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो उसका कुछ तो प्रॉपर्टी बचा ही नहीं है, वो तो बैंक और जो थोड़ा बहुत चीजें हैं बेच के उनको ही देना है। मतलब जो शेयर धारक होते हैं उनका सबसे लास्ट में देखेंगे कि उनका देता बनता मतलब उनको मिलता है पैसा जब सबको एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, जो लोन वगैरह है ये सब चुकाया जाएगा, लास्ट में आपको मिलेगा अगर आपने उसका शेयर होल्ड किया है। तो ये पता चलता था कि जो शेयर धारक है उनको लॉस हो जाता था, क्योंकि कंपनी बंद होने में ही 5-6 साल लग जाती थी। तो इन सबको भी लेके देखेंगे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप बहुत आगे हैं आज। तो कंपनियां मतलब खोलना आसान है, जीएसटी की वजह से देखेंगे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे टैक्स रेट जो है ये कम हो गया है। पहले समझिए टैक्स रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब समझिए कंपनियां बहुत ज़्यादा टैक्स देती थी, तो ये सब में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो सरकारी नीतियाँ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर देखेंगे राजनीतिक परिदृश्य मतलब कैसा है, जो ओवरऑल देखेंगे तो राजनीतिक कैसी चल रही है, स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं। ये तो नहीं है कोaliशन गवर्नमेंट, बार बार यहाँ पे गठबंधन किया जा रहा है, क्योंकि जब भी देखेंगे गवर्नमेंट आती है तो पॉलिसी वहाँ पे चेंज होती है, कैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो फॉरेन से कैसी पॉलिसी अपनाती है। फिर देखेंगे जो घरेलू क्षेत्र है उसमें कैसी पॉलिसी अपनाती है, कौन से सेक्टर को। तो इन सब को लेके भी देखेंगे राजनीतिक परिदृश्य, चाहे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में तो समझिए कि नहीं ज़्यादा तनातनी चल रही है। इन सब का भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्टॉक पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, राजनीति से भी पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कभी भी मतलब समझिए गवर्नमेंट चेंज होगी, इलेक्शन होने वाली है, उन सब का मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। अगर बारीकी से आप नजर रखते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताया, कारण जिससे कि स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है। और ये बहुत कारण है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, पहले आपको चीज़ें नहीं पता चल रही होंगी, अब आप इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं अगर आप न्यूज़ से जुड़े हुए हैं तो। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस अब कैसे डिसाइड होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया समझिए कि ये 100 लोग समझिए कि बेचने वाले हैं, और ये क्या है समझिए कि ये समझिए कि खरीदने वाले हैं, और ये 100 लोग हैं समझिए सेल करने वाले हैं समझिए, और ये यहाँ पे बायर है समझिए। तो अब बायर हैं तो ये क्या बोलेंगे कि हमें मतलब ये स्टॉक चाहिए। अब एक दो तो बायर होते नहीं है, बहुत सारे बायर होते हैं, आपको देखने को मिलेगा। कोई बोल रहा है मुझे 100 रुपए पे दे दो, कोई बोल रहा है मुझे 101 रुपए पे दे दो, कोई बोल रहा है 102 रुपए पे दे दो। ये बायर जो है, और सेलर फिर क्या बोल रहे हैं कि नहीं तुम कोई सेलर बोल रहा है नहीं 103 पे चाहिए, 102 पे चाहिए, फिर कोई बोल रहा है समझिए कि 101 पे चाहिए, और क्वांटिटी भी अपना बता रहा है मैं 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ। और अब इसमें भी जो समझिए ये वन वाले हैं और ये समझिए 30 क्वांटिटी ही खरीदना चाहते हैं ये 101 रुपए में, तो क्या होगा इनका मैच हो जाएगा प्राइस, और जैसे प्राइस मैच होगा तो ये इनके आपस में ट्रेड हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनते रहता है, और ये ग्राफ देखेंगे बनते रहता है, ये प्राइस ऊपर नीचे, ये डिमांड सप्लाई का समझिए। ये क्या है, ये पूरी तरह से देखेंगे तो ये डिमांड सप्लाई का जो कर्व होता है ये मैंने बनाया है। तो इसके तहत देखेंगे प्राइस डिसाइड होते रहती है, कर्व बनते रहती है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको दिखते रहेगा कि लास्ट में जो ट्रेड हुआ है
इतना क्वांटिटी हुआ है और इतने प्राइस में हुआ है, तो ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट होते रहती है। तो वो मैं कितना समझिए खरीदना चाहता हूँ, कितना प्राइस लगा रहा हूँ, उस पर डिपेंड करता है। ये पूरी तरह से देखेंगे ये कर्व बनते रहता है। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी, जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं कि डिपोजिटरी कौन होता है। समझिए, पार्टिसिपेंट बोलते हैं इसको, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। तो सिंपल सा, आप इसमें ज़्यादा चीज़ें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में आपको नहीं जाननी है। सिंपल आप समझ लीजिए कि जो पहले क्या होता था, पहले होता था जो मतलब समझिए कि जब ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं हुई थी तो ये ब्रोकर होते थे। हर एक सिटी से आपको ब्रोकर देखने को मिलेगा, हर एक जगह से। दिल्ली में ब्रोकर है, मुंबई में ब्रोकर है, फिर बहुत सारी जगह पे देखेंगे, बहुत सारी सिटियाँ हैं वहाँ पे ब्रोकर हैं। ये क्या करते थे, अपने अपने इनके क्लाइंट होते थे, इनके क्लाइंट होते थे। किसी के पास शेयर है, किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, इनके क्या करते थे, ये सभी चीजें लेके वहां पे जाते थे। देखेंगे दलाल स्ट्रीट बोला जाता है, मुंबई में जाते थे। वहां पे देखेंगे इन लोगों की मीटिंग होती थी। मीटिंग होती थी, ये आपस में बात करते थे कि मुझे टाटा मोटर के मेरे पास इतने शेयर बचे हैं। कोई वहां से दूसरा ब्रोकर आता था, बोलता था कि ठीक है पड़े हैं तुम्हारे पास, तो ये है जो समझिए ये कुछ मेरे पास जो समझिए क्लाइंट है, ये क्या चाहते हैं कि ये खरीदना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे उनको बेचा जाता था। तो ये आपस में खरीद बेच ब्रोकर करते थे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, टाइम देखेंगे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता था। एक एक महीना लग जाते थे, ब्रोकर जाता था बीच में, वो समझिए ट्रेड करके भी पैसा कमा सकता है, क्योंकि एक महीना में देखेंगे किसी भी स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, 20-20, 30-30% ऊपर नीचे जा सकता था। तो इसमें आप देखने को मिलेगा ब्रोकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा कमाते थे। तो और क्या होता था कि पेपर में आपको मिलता था, वहां पे एक गार्ड होता था जो आपके पेपर को चेक करता था, फिर आप जाके उस मार्केट में एंट्री लेते थे, फिर सभी ब्रोकर आते थे, वो आपस में बात करते थे, फिर यहाँ पे बिके जाता था। तो वो आपको पेपर मिल जाता था, एक पेपर बन जाता था, वही पेपर फिर आपको मिल जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा। तो यही चीजें होती थी। तो लेकिन अब देखेंगे तो ये क्या हुआ है, सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन हो चुकी है। आपको ऑनलाइन खरीदना है, ऑनलाइन बेचना है, तो इसके लिए फिर देखेंगे डीमैट अकाउंट खुलने लगे हैं, डीमैट अकाउंट खुलने लगे हैं। तो ये डिपॉजिटरी है समझिए, जो आईपीओ लाती है कंपनी, तो अब तो ऑटोमेटिक फॉर्म में लाती है। तो ऑटोमेटिक फॉर्म में लाती है, आपको पीस ऑफ पेपर मिल जाता है। लेकिन वो पीस ऑफ पेपर आप रख कहाँ सकते हैं, समझिए उसी रखने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनाया गया है। एनएसडीएल, फिर देखेंगे सीडीएसएल, ये दो कंपनियां हैं जो समझिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये दो ऑथराइज की गई है। नेशनल जो सिक्योरिटी देखेंगे डिपॉजिटरी लिमिटेड है, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है। ये दो कंपनियां हैं जो आपके शेयर को स्टॉक जो है ये पूरी तरह से समझिए रखती हैं अपने पास। मतलब जितने स्टॉक हैं उनको यहाँ पे ये रखने का काम करती हैं। तो ये दो कंपनियां आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप डीमैट अकाउंट खुलवाने जाएंगे, आप जैसे मान लीजिए जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाने गए, समझिए जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाने गए, तो आपका दो अकाउंट खुलेगा। एक तो समझिए ये डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट है सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास आपका एक अकाउंट खोलेगा, जिसमें अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसको स्टोर करके रखा जाएगा। और दूसरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है जिसके तहत क्या होता है, आपके बैंक से पैसा लेके उसमें रखा जाता है, तब जाके आप यहाँ पे खरीदते हैं। और ये खरीदेंगे कैसे, तो ये क्लियरिंग हाउस के पास जाता है। क्लियरिंग हाउस भी मैंने आपको पहले बताया, क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा और वहाँ पे आपको चेक किया जाएगा कि जो बायर है और सेलर है वो ऑथराइज है कि नहीं खरीदने के लिए, उनका डीमैट अकाउंट ये सब चेक किया जाएगा। फिर जाके आपको मतलब उसको पैसा मिल जाएगा। अगर वो समझिए कि सेलर है तो उसको पैसा मिल जाएगा, बायर है तो आपको क्या होगा कि पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा शेयर का। और वही पीस ऑफ पेपर है तो आपके मेल वेल पे भी देखेंगे आता होगा, तो मेल पे आपको यही भेजता है, सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास स्टोर हो जाता है। इनका काम है जितनी भी कंपनियां हैं समझिए उनके ऑनरशिप को मेंटेन करती हैं। इससे पता चलता है सीडीएसएल एनएसडीएल के पास ही पता चलता है। और ये भी एक कंपनी है, ये भी अपना शेयर जारी कर सकती है। तो ये एक कंपनी है जो ये सुविधा प्रोवाइड कर रही है, और ये भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इनके भी शेयर आप खरीद बेच सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, यही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे लिखा भी है। एक देखेंगे डीमैट खाता प्रदान करता है। डीमैट खाता जो आप खोलेंगे वहां से ये आपको देखने को मिलेगा, जहाँ वित्तीय प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है। तो ये जो आपकी मैंने बताया कि वित्तीय संपत्ति ही ये होती है। तो अब इसको क्या करते हैं, आप इसमें स्टोर करके रखने का काम करते हैं। जैसे डिजी लॉकर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट को रखते हैं, वैसे ही ये भी रखती है। और इसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और आसान शब्दों में कहें तो डिपॉजिटरी उन बैंकों की तरह होती है जो देखेंगे खाता धारकों के शेयर या फिर कोई अन्य वित्तीय प्रतिभूतियां रखती हैं। तो ये बैंक जैसा ही है, जैसे देखेंगे पहले बैंक
क्या कैश में काम करते थे, लेकिन आज आपका नंबर बस शो करता है, आपका सभी चीज़ें वो ऑनलाइन मेंटेन करती हैं। वही चीज़ें ये ऑनलाइन मेंटेन करने का काम करती हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये कंपनियां हैं। और डीमेट खाता देखें, जो डीमेट खाता होता है सेवाएं डिपॉजिटरी द्वारा निवेशकों को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी इनको कहा जाता है। तो ये आपने डीपी बहुत बार वर्ड सुना होगा। और स्टॉक ब्रोकर्स के माध्यम से प्रदान करते हैं। तो पहले ब्रोकर होते थे, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि ये आ गए हैं। पहले आपको पेपर रखने पड़ते थे, और ये क्या है, पेपर आज स्टोर हो जाते हैं। और जो ब्रोकर है, समझिए ब्रोकर मतलब डीमैट अकाउंट वाले को ही बोलते हैं। और शेयर बाजार में सूचीबद्ध जो शेयर तक पहुंचाने के लिए आपको देखेंगे एक ट्रेडिंग खाते की आवश्यकता होती है। फिर देखेंगे, लेकिन अगर आप स्टॉक को 2 दिन से अधिक समय तक रखना चाहते हैं तो आपको डीमेट खाते की आवश्यकता होती है। तो यहीं पे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे 2 खाते खुलेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा और फिर एक आपको देखने को मिलेगा, तो एक जो है डीपी के पास डिपॉजिटरी अकाउंट भी खोलना पड़ता है। डिपॉजिटरी अकाउंट में जरूरत कब पड़ती है, जब T2 डे में सेटल होता है शेयर, समझिए तब ये शेयर अगर सेटल होगा तो आपको वो पीस ऑफ पेपर मिलेगा, और वो पीस ऑफ पेपर रखने का काम होगा ये सीडीएसएल और एनएसडीएल का। लेकिन अगर आप एक दिन मतलब 2 दिन से कम का है, 2 दिन नहीं 1 दिन का ट्रेड करते हैं, तो वहां पे अगर ट्रेड करेंगे तो 2 चीजें आती है, सीएनसी आती है, कैश एंड कैरी, और फिर देखेंगे एमआईएस होता है, मार्जिन स्क्वायर ऑफ बोलते हैं इसको। तो इसमें एमआईएस में क्या होता है, इसमें आपको रखने की जरूरत नहीं होती है डिपॉजिटरी के पास, आप वहीं पे ट्रेड करते हैं और उसी दिन बेच देते हैं। तो समझिए कोई आपको पेपर मिलता नहीं है, पीस ऑफ पेपर। तो इसमें 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों चीजें यहाँ पे खुलती है। जो आपका ब्रोकर होता है, और ब्रोकर फिर ऐप वाले को बोलते हैं। जो ये सब ब्रोकर बहुत ज्यादा देखने को आपको आजकल मिल रहा है, ये डीमैट अकाउंट यहाँ पे आप खोलते हैं। और इस प्रकार डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देखेंगे, स्टॉक ब्रोकर निवेशकों और फिर डिपॉजिटरी जो उनके बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। तो ये ब्रोकर क्या है, तो ये ब्रोकर आपको यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं। जितने भी ये ऐप वाले हैं, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, बहुत सारे ऐप हैं, तो ये लोग यहाँ पे खुलवाते हैं एक यहाँ पे अकाउंट। तो ये बीच में ब्रोकर का काम करते हैं, जो इससे लिंक करने का आपका काम कराते हैं। और पहले देखेंगे प्रत्येक स्टॉक ब्रोकर डीमैट खाता खोलने की सुविधा प्रदान नहीं करता था, लेकिन वर्तमान में आपको देखेंगे अधिकांश स्टॉक ब्रोकर डीमैट खाता सेवा प्रदान करते हैं। ब्लू उसमें एक है, और ये मतलब समझिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें मतलब पहले जो था ये डिपॉजिटरी सभी नहीं खोल सकते थे ये सब चीज़ें, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक का फॉर्म हो गया है। इसकी वजह से अब कोई भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है, समझिए। तो ये देखेंगे, तो ये पूरा मैंने आपको बताया, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में आपने जाना। तो ये सिंपल सा आप समझ लिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और ये सीडीएसएल और एनएसडीएल आपको देखने को मिलेगा। ये 2 कंपनियां हैं जो इसमें काम कर देती हैं। इसी के पास आपका डीमैट अकाउंट खुलता है, और एक ट्रेडिंग अकाउंट जो ऐप वाला है, समझिए उसके पास खुलता है। तो ये आपको देखने को मिले, ये आपने समझ लिया, और ये आपने समझ लिया। मेन ये था आपका, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो ये चीजें समझनी पड़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे, तो अब जो है समझिए, ये सब तो आपने देख ही लिया, ये भी देख लिया। तो अब आगे हम शुरू करने वाले हैं इंडेक्सेस के बारे में। तो उसमें निफ्टी 50 बताऊंगा, बैंक निफ्टी, बैंक का अलग इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। फिर पावर सेक्टर है उसका इंडेक्सेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर उसका इंडेक्सेस होता है, बहुत सारे इंडेक्सेस होती है, लेकिन 1-2 इंडेक्स का हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पे। और बाकी इंडेक्सेस तो मैं आपको सभी चीज़ों का बता दूंगा। तो ये अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये पूरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने अगले टॉपिक।